अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा जनरल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, वो हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग पीछे देख रहे थे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया था कि हमारे पास ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए जो है वो हम डीएनए को क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए को डबल करने के लिए, ठीक है, कौन सी टेक्निक्स जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं। उसमें हम लोगों ने पीसीआर देखी थी। ठीक है, उसके अलावा बैक्टीरियल सेल्स को क्लोन किया जा सकता है। ठीक है, क्लोनिंग टेक्निक्स थी, पीसीआर थी। उसके अलावा अब जब हम डीएनए को क्लोन कर लेते हैं, ठीक है, तो जब हम बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर क्लोन करते हैं या उसके अलावा बैक्टीरियोफेजिस को यूज़ करते हैं, यानी वायरल जो आपके पास एजेंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, तो उनमें से हमने फिर अपने डिज़ायर डीएनए को सेपरेट भी करना होता है, स्क्रीन भी करना होता है, साफ़ करना होता है कि हम अपने डिज़ायर्ड डीएनए को वहाँ से ऑब्टेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि फिर वहाँ से उसको निकाल के उसकी एक प्रॉपर उसको आइसोलेट करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, ताकि हमें बार बार इतना लंबा प्रोसीजर ना करना पड़े। ठीक है, तो हम उसको स्क्रीन करते हैं। ठीक है, उसको प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, सेपरेट करते हैं उसको। ठीक है, उसकी लाइब्रेरीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो उसको हम डीएनए लाइब्रेरीज़ या जीन लाइब्रेरीज़ का नाम देते हैं। ठीक है, और उसको इस सारे प्रोसेस में से अपने डिज़ायर्ड डीएनए को निकालना, उसकी कॉपीज़ बनाना, उसको वहाँ से प्यूरीफाई करना, उसको निकालना, ये सारा प्रोसेस जो है वो आपके पास स्क्रीनिंग का प्रोसेस कहलाता है। और कंस्ट्रक्शन जो है वो हम और स्क्रीनिंग जो है वो डीएनए लाइब्रेरीज़ की कैसे करते हैं वो हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जीन लाइब्रेरी या डीएनए लाइब्रेरी जो है वो क्या क्या होती है। ठीक है, एक ही टर्म है। ठीक है, डीएनए लाइब्रेरी और जीन लाइब्रेरीज़ एक ही चीज़ होती है। ठीक है, बेसिकली डीएनए जो है वो कम्बिनेशन ही आपके पास जीन्स का होता है। ठीक है, जीन लाइब्रेरी जो है वो आपके पास क्या है कि आपके पास एक ऐसी कलेक्शन होती है, ऐसा मजमुआ होता है। ठीक है, डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस का। ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हमने लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के डीएनए का अलग होगा, ड्रोसोफिला का अलग होगा। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास मे बी मंकीज़ का अलग हो, यानी आप हर ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए का सेट है वो बना के अलग से रख लें। यानी अपनी एक आपने, जैसे आपके पास लाइब्रेरीज़ के अंदर बुक्स होती हैं डिफरेंट की, साइंस की अलग होती हैं, उर्दू की अलग होती हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो जीनोमिक लाइब्रेरीज़ होती हैं या डीएनए की लाइब्रेरीज़ होती हैं, उसमें आपके पास हर ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को सीक्वेंस करके, उनको सेपरेट करके, उनको डिफरेंट नेम्स के साथ असाइन करके उनको जो है वो उनका रिकॉर्ड रख लिया जाता है। तो वो हमारे पास कहलाती हैं जीन लाइब्रेरीज़। अब इसके साथ जो है वो इनको हम जीन लाइब्रेरीज़ भी कहते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरीज़ भी कहते हैं, जीन बैंक्स भी कह सकते हैं, डीएनए जो है वो लाइब्रेरीज़ का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है कि बेसिकली वेक्टर जो है वो आपके पास इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम क्लोन करते हैं उनको। ठीक है, क्लोनिंग करने के लिए उसमें वेक्टर यूज़ किए जाते हैं, उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए, स्टोरेज के लिए और उनको एनालाइज करने के लिए। तो जैसे ही हम देखते हैं, ज़ाहिर है हम क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है इस सारी चीज़ की, क्यों हम जीन लाइब्रेरीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्यों हम जीन लाइब्रेरीज़ बना रहे हैं। तो हम इसलिए जीन लाइब्रेरीज़ बनाते हैं, सीक्वेंस निकालते हैं जीन का, कि हम उनको एम्पलीफाई कर सकें जब ज़रूरत पड़ने पर, उनकी क्लोनिंग कर सकें और उनका एक्सप्रेशन स्टडी, यानी हमें पता हो कि हम जीन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए उनके एक्सप्रेशन चेक करते हैं कि कौन सी जीन्स कौन से प्रोटीन्स बना रही है। ठीक है, उनको एम्पलीफाई कर सकें। ठीक है, मतलब आगे उनको बढ़ा सकें, यानी हमें पता हो कि हम ये जीन जो है उसका नंबर इंक्रीज़ कर सकें ताकि हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, अगर एक दफ़ा हमें सीक्वेंस पता चल जाए, ठीक है, प्रॉब्स का, ठीक है, एक दफ़ा हम निकाल लें, प्राइमर्स हम बना लें, तो उनको हम क्या करते हैं कि हमें दोबारा हम उनको आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हम एक दफ़ा जीन को निकालते हैं डीएनए के अंदर से या डीएनए बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें सीक्वेंस का आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको आर्टिफिशियली भी न्यूक्लियोटाइड्स के साथ ज़रिए प्राइमर जो जितने भी हमारे पास प्रॉब्स होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली वो हम डिज़ाइन करके हम आर्टिफिशियली भी अपनी जीन सिंथेसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन करवाया जा सकता है रिएक्शन की। ठीक है, ब्लॉटिंग करवाई जा सकती है, पीसीआर जो हम लोगों ने स्टडी की वो करवाई जा सकती है, जीन के नॉलेज को स्टडी करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जीन थेरेपी के पर्पज़ के लिए। ठीक है, उसके अलावा जीन के एक्सप्रेशन जो है उनको स्टडी किया जाता है कि हमारे पास कौन सी जीन कौन सा काम कर रही है। ठीक है, और अगर उसमें कोई डिफ़ेक्ट आए, ठीक है, अगर हम चेंज करें तो उसके डिफ़ेक्ट की वजह से क्या चीज़ चेंज होती है उसके फंक्शन के अंदर। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर। जीनोमिक लाइब्रेरीज़ के हमारे पास जो है टाइप्स होती हैं हमारे पास।
ठीक है, जीन लाइब्रेरीज़ की या जीनोमिक लाइब्रेरीज़ की। ठीक है, सबसे पहले तो हम ओवरऑल बात करते हैं। सबसे पहले जीन जितने भी डीएनए लाइब्रेरीज़ हैं उनकी जीनोमिक लाइब्रेरीज़ में हमारे पास आ जाती हैं कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, पूरा डीएनए, चाहे वो उसमें जीन्स एक्टिव हैं चाहे उसमें जीन्स एक्टिव नहीं है, तमाम की तमाम इंटायर डीएनए के फ्रेगमेंट्स उसके अंदर मौजूद होंगे, वो ओवरऑल जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाती है। फिर हमारे पास आती है सीडीएनए यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। उसमें सिर्फ हमारे पास एक्टिव जीन्स होती हैं, जो हम कहाँ से बनाते हैं, जो हमारे पास बेसिकली बनती है कि हम क्या करते हैं कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनते हैं, तो हम बॉडी के अंदर जितने भी मैसेंजर आरएनए बनते हैं उनको आइसोलेट करते हैं, उनकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं और उसके रिज़ल्ट में जो एक्टिव जीन्स होती हैं उनसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा के डीएनए जो उसमें से हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए जो डीएनए होगा सिर्फ वही हमारे पास सेव होगा, उसमें नॉन एक्टिव या नॉन कोडिंग जीन्स हमारे पास सेव नहीं होती। Only active genes are present in cDNA libraries। जीनोमिक लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं कि ये जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें तमाम जीन्स होती हैं डीएनए की, चाहे वो एक्टिव हैं चाहे वो नॉन एक्टिव यानी कोडिंग है चाहे नॉन कोडिंग है, चाहे काम कर रही हैं चाहे नहीं कर रही। ठीक है, तमाम की तमाम न्यूक्लियर डीएनए से निकाला जाता है, यानी जो मेन न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर से। ठीक है, डीएनए को कट किया जाता है। ठीक है, इतने पीसीज में कि वो आसानी से डुप्लीकेट हो सकें। ठीक है, क्लोनेबल यानी क्लोन किए जा सके। ठीक है, इतने साइज़ में उनको किया जाता है और उसके लिए हमें पता है कि हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं। आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का पता है कि जो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, एंडोन्यूक्लियेसिस होते हैं जो डीएनए को सेंटर में से एंडो मतलब इनर से कट लगाते हैं। ठीक है, और जीनोमिक लाइब्रेरीज़ जो हैं वो आपके पास क्या होगा कि पूरे का पूरा उसमें फ्रेगमेंट्स होते हैं, जीन्स होती हैं, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स। ठीक है, प्रोमोटर्स होते हैं, इंट्राजेनिक डीएनए होते हैं, रेप्लिकेशंस होते हैं, तमाम के तमाम सीक्वेंसेस होते हैं, कोई एक सीक्वेंस भी मिसिंग उसमें से नहीं होता जीनोमिक लाइब्रेरीज़ के अंदर से डीएनए का। जीनोमिक लाइब्रेरीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास मेजर जो है वो 5 स्टेप्स होते हैं कि हम जीनोमिक डीएनए जो है उसको आइसोलेट करते हैं। ठीक है, और वेक्टर को लेते हैं। ठीक है, क्लीव करते हैं, काटते हैं डीएनए के और वेक्टर के, यानी हमारे पास दो चीज़ें हैं, होस्ट का डीएनए और वेक्टर का डीएनए, दोनों को आइसोलेट करना है, दोनों को जो है कट करना है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से दोनों को सेम एंजाइम्स के साथ कट करते हैं ताकि एक ही तरह के एंड्स प्रोड्यूस हों, स्टिकी एंड्स। ठीक है, फिर हम होस्ट के डीएनए को वेक्टर के साथ लाइगेट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, फिर वो आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास होस्ट का डीएनए वो वेक्टर के डीएनए के साथ लाइगेट हो गया। ठीक है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारे पास आरडीएनए को। ठीक है, इन बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर होस्ट के डीएनए जो हम लोगों ने एक कह लें कि काइमेरिक डीएनए बना लिया है, या हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्म कर दिया डीएनए। ठीक है, वेक्टर के डीएनए को। ठीक है, उसको हमने बैक्टीरियल डीएनए में डाल लिया, अब उसकी एम्प्लीफिकेशन होगी। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई करेगा और हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए का पीस है वो भी साथ साथ क्या होगा, एम्पलीफाई होगा, बढ़ेगा, नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा उसका। तो स्टेप 1 में जो है वो सबसे पहले हम कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन होता है जीनोमिक डीएनए का। ठीक है, हम बैक्टीरियल कल्चर के अंदर से क्या करते हैं, जीनोम्स के अंदर से होस्ट जो आपके पास बेसिकली जो आपके पास किए जाते हैं। ठीक है, उसके ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। ठीक है, जो सेल्स होते हैं हमारे पास उनको हमने निकाल लिया। ठीक है, प्यूरिफिकेशन होती है, सेल एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है उसमें से। ठीक है, जीनोमिक डीएनए के और डीएनए को प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, सेल्स के अंदर से। ठीक है, सेल निकाल लिया जाता है वहाँ से। ठीक है, और कंसनट्रेटेड डीएनए हमारे पास वहाँ से आ गया, चाहे वो बैक्टीरियल कल्चर में से निकाला है चाहे वो ह्यूमन का कोई सेल हो, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बैक्टीरियल सेल जो है वो ले रहे हैं होस्ट के तौर पे भी। यहाँ पर हम जीनोमिक लाइब्रेरी को देख लेते हैं। जीनोमिक डीएनए जिसका हमें डिज़ायर डीएनए। ठीक है, आइसोलेशन जो है वो डीएनए की जाती है सेल्स में से। ठीक है, अब ये वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, जो बेसिकली हम प्लाज्मिड्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड्स को यूज़ करने की रीज़न ये होती है कि एक तो इनके अंदर रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। ठीक है, जो इनको टूटने नहीं देते, दूसरा ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ठीक है, अब जीनोमिक डीएनए लिया हमने, आइसोलेट किया, इसमें से हम निकालेंगे, क्लीव करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसको भी कट लगाएंगे और जीनोमिक डीएनए को भी कट लगाएंगे। फिर इस डीएनए को हम वेक्टर के डीएनए के साथ लाइगेट करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे वो रेप्लिकेट करेगा फिर उसमें से हमने उसको क्या करना है, एम्पलीफाई करने के बाद उसको वहाँ से कलेक्ट कर लेना है डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए। उसके बाद एम्पलीफिकेशन में क्या होता है कि ई कोलाई के सेल्स जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाते हैं। ठीक है, एम्पलीसीन में ग्रो करवाते हैं, टेट्रासाइक्लिन देते हैं उसके अंदर ताकि वो बैक्टीरिया डिग्रेड ना हो।
ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे साइकिल के अंदर नज़र आ रहा होगा कि बैक्टीरिया के सेल जो हैं वो जैसे जैसे एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है, वो डिग्रेड नहीं होते, उनकी कॉलोनीज़ बन जाती हैं। कॉलोनीज़ बन जाती हैं वहाँ पर, तो क्या होगा कि डिफरेंट जो आपके पास उनके अंदर कॉलोनीज़ के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, उनका नंबर इंक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे हमारा जो इंसर्टेड DNA होता है, ठीक है, वो भी साथ साथ क्या होगा कि जैसे जैसे उनका नंबर होगा वो बढ़ता चला जाएगा। अब ज़रूरी नहीं होता तमाम बैक्टीरिया के अंदर जो है वो हमारा इंसर्टेड पीस भी हो, कुछ डिफेक्टेड सेल्स भी हो सकते हैं उनके अंदर, ठीक है, तो उनको स्क्रीन आउट करना भी हमारा एक मेन पर्पस होता है इस सारे के अंदर। तो स्क्रीनिंग करना कि तमाम वो बैक्टीरिया निकालना जिनके अंदर हमारा डिज़ायर्ड जो फ्रेगमेंट है वो मौजूद है, ठीक है। एक दफ़ा जब जीन की एप्लीकेशन हो जाती है, क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करना कि हमारे कौन फ्रेगमेंट कौन से बैक्टीरियल सेल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो वो आपके पास स्क्रीनिंग का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो कॉमन जो आपके पास लाइब्रेरी स्क्रीनिंग के प्रोसीजर्स हैं वो कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन होती है या प्लैग्स हाइब्रिडाइजेशन होती है। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या कहते हैं, हम सारे के सारे सेल्स को जो है वो क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं, ठीक है। लेकिन प्लैग्स हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो क्या किया जाता है कि फेज वेक्टर यानी जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, उनको यूज़ किया जाता है प्रोसेस के अंदर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन की जाती है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है, और इसको जिसमें हम वेक्टर्स को यूज़ करते हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो यानी कह लें आप कि बैक्टीरिया के एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द स्क्रीनिंग। तो दो मेन प्रोसेस हैं, कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन एंड प्लैग हाइब्रिडाइजेशन। तो कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है कि ये स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है आपके पास लाइब्रेरी के लिए जो है वो लेबल्ड प्रॉब्स यूज़ किए जाते हैं, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी जैसे ही जब हमारे सेल्स के साथ जाके अटैच होंगे वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो फ़ौरन से क्या करना शुरू कर देते हैं, आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस सेल के अंदर हमारा डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट मौजूद है, क्योंकि हमने उस फ्रेगमेंट के अगेंस्ट जो है वो क्या किया है, एक ऑपोजिट सीक्वेंस बनाया होता है और वो लाइट प्रोड्यूस करेगा जैसे ही अपने उसके साथ फ्रेगमेंट के साथ जाकर अटैच होगा, ठीक है। वो DNA भी हो सकता है, RNA का भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकती है, प्रोटीन भी हो सकता है, एंटीबॉडीज़ भी हो सकती हैं किसी भी किस्म की जो उसके साथ अटैच हो जाए। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो बेसिकली हमारे पास क्या किया जाता है कि जो सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है, कि ओवरऑल जो हमारे पास एक कॉलोनी का सेल है, ठीक है, रेप्लिका प्लेट होती है हमारे पास, ठीक है, कॉलोनीज़ होती हैं जो एगर सरफेस के ऊपर होती हैं, ठीक है। हम उनको कॉलोनीज़ को जो है वो आपके पास क्या करते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट आपको नाइट्रोसेलुलोज यूज़ किया जाता है, ठीक है, और एगर सरफेस यूज़ की जाती है, ठीक है। इनको जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, बैक्टीरिया को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, न्यूट्रलाइज़ किया जाता है, ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम के साथ वॉश किया जाता है, ठीक है, और उनको बेक किया जाता है यानी हीट किया जाता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि वो DNA जो है वो इमोबिलाइज हो जाए और चिपक जाए डिस्क के साथ, ठीक है। वो फिर जो आपका प्रॉब आपने दिया था उसके साथ वो ज़ाहिर है वो बैक्टीरियल सेल तो टूट गया, लेकिन आपका DNA जो है वो प्लेट के साथ चिपक गया, तो वो रेडियो एक्टिव प्रॉब जो है वो क्या होगा कि वो उसके साथ चिपक जाएगा, तो आपका जो DNA है वो आपको पता चल जाएगा कि प्लेट के किस रीजन के ऊपर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होता है कि जैसे ही वो प्लेट जो है वो क्या किया जाता है कि उसके ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं कि एक्सरे फिल्म के ऊपर चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको रेड डॉट जो नज़र आ रहा है वो बता सकता है कि रेड कॉलोनी जो है उसके अंदर DNA कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो प्रोब के अंदर मौजूद है, ब्लैक के अंदर मौजूद नहीं है। प्लैग हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के ज़रिए यूज़ होती है, ठीक है, जो कि टारगेट करता है DNA को, ठीक है। DNA ट्रांसफ़र किया जाता है डायरेक्टली पैटी डिश से फ़िल्टर के ऊपर और वहाँ पर इंक्यूबेट करते हैं उसको हम लेबल्ड प्रॉप्स के साथ, ठीक है, और वेक्टर यूज़ किया जाता है इसके अंदर, बेसिकली वायरस होते हैं जो, ठीक है। यहाँ पर आपको नाइट्रोसेलुलोज फ़िल्टर है और मास्टर प्लेट है, ठीक है। इनको प्लैग यानी फेज प्लैग्स यानी वायरस जो आपके पास एक कल्चर है, ठीक है, इनको ट्रांसफ़र किया उस नाइट्रोसेलुलोज को जो है वो आपके पास फेज प्लैग के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। उसको यानी कल्चर को फ़िल्टर पेपर के ऊपर रखा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको क्या किया जाएगा कि डीनेचर करते हैं, हाइब्रिडाइज़ करते हैं, प्रॉब यानी वायरस इसको डीनेचर करेंगे, प्रॉब जो है वो क्या करेगा कि हाइब्रिडाइज़ हो जाएगा DNA उसके साथ जहाँ पर हमारा DNA मौजूद है, ठीक है, और एक्सरे फिल्म के ऊपर हमें वो डॉट नज़र आ जाएगा कि इस जगह। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के ऊपर दिखाया, लेकिन पूरी कॉलोनी के अंदर या पूरे जितने भी हैं वहाँ पर मे भी 8-10 हों, तो जहाँ जहाँ पर मौजूद होगा वहाँ पर आपको वो रेड डॉट नज़र आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर आपका जो प्रॉब है वो अटैच हुआ है और वहाँ पर आपकी डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट जो है वो मौजूद है।
तो एप्लीकेशन जो हैं जीनोमिक लाइब्रेरीज़ की बेसिकली आपके पास ये हैं कि हम कह सकते हैं कि जीनोमिक लाइब्रेरीज़ जो हैं वो पहला स्टेप है डीएनए सीक्वेंसिंग के प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अगर ये होगा तो आप डीएनए को सीक्वेंस काट सकते हैं। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये जितना भी हमें पता है कि हमारी फ़लाँ जीन इस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, क्रोमोसोम 1 के ऊपर ये जीन्स हैं, ये काम करेंगे, सारा प्रोसेस डीएनए जीनोमिक लाइब्रेरीज़ के बाद का है। पहला स्टेप ही हमारे पास डीएनए को सीक्वेंस करना है, ठीक है। जीनोमिक लाइब्रेरीज़ हेल्प करती हैं नोवल फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंट जीन्स को, जो नई जीन्स आती हैं, ठीक है, जो डिस्कवर हुई हैं न्यू, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, न्यू जीन्स को उनका फंक्शन स्टडी करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जीनोमिक लाइब्रेरीज़ हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई न्यू जीन्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि अपना अभी जो आपने अभी स्टडी नहीं की है, जो अपना आप शो नहीं कर रहे। उसके अलावा ये हेल्प करती हैं एक ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोम को भी स्टडी करने के लिए। उसके अलावा जीनोमिक लाइब्रेरीज जो है वो सर्व करती हैं एज अ सोर्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, उनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, उनको हम कैसे बनाएंगे, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके, ठीक है। और रेगुलेटरी जो आपके पास इन विट्रो में क्या वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं उसको स्टडी करने के लिए, और जेनेटिक म्यूटेशंस को कैंसर टिश्यूज़ के अंदर या जितनी भी म्यूटेशंस हो रही हैं उनको स्टडी करने के लिए कि जीन्स के फंक्शन के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरीज़। उसके बाद हमारे पास आती है cDNA लाइब्रेरीज़, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज़। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज़ में मैसेंजर आरएनए की आइसोलेशन की जाती है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है। cDNA लाइब्रेरीज़ का मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है, उसकी आरएनए की इंटेग्रिटी को चेक करते हैं कि वो ठीक है नहीं ठीक, ये ना हो कि वो हम निकाल तो लेके लेकिन वो ख़राब हो, ठीक है। उसको देखा जाता है कि वो रिच हो, यानी आरएनए उसके अंदर मैसेंजर आरएनए रिच हो। राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए को प्रेफर नहीं किया जाता। सिंथेसिस की जाती है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की, यानी मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए डीएनए बनाया जाता है, ठीक है। डीएनए के एंड्स को ट्रीट किया जाता है कि वो डिग्रेड ना हो, ठीक है, और फिर लाइगेशन की जाती है वेक्टर के अंदर, और बाकी सारा वैसे ही होता है जैसे हम जीनोमिक लाइब्रेरीज़ के अंदर करते हैं, ठीक है। कोई भी cDNA लाइब्रेरी जो है वो आपके पास प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए की नहीं बनती, क्योंकि उनके अंदर अनस्टेबल होते हैं, साथ ही वो आपके पास उसके अंदर वो बन जाता है, सार्ट हो जाती है ट्रांसलेशन, इसलिए वो ज़्यादा देर तक इतनी देर के लिए अवेलेबल ही नहीं होता कि उसको आइसोलेट किया जा सके, ठीक है। और ना ही ईजियर होता है आपके पास जीनोमिक लाइब्रेरीज जो है वो प्रोकैरियोट्स की जो है वो आपके पास ईजियर होती हैं बनाना एज़ कम्पेयर टू cDNA लाइब्रेरीज़ के। उसके अलावा cDNA लाइब्रेरीज जो हैं वो यूज़फुल होती हैं यूकैरियोटिक जीन्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका इतना बड़ा होता है कि उसमें से हम तमाम जीन्स को बनाने की बजाय हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। cDNA के अंदर कोई इंट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, जो कि अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करती, ठीक है। यूज़फुल होती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए न्यू जीन्स के लिए, ठीक है, और टिश्यू और सेल टाइप्स की स्पेसिफिकेशन के लिए, ठीक है, जो कि अपना जीन्स एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैसेंजर आरएनए की आइसोलेशन की जाती है, ठीक है, 5 कैप, और उसका सारा जो है वो एंड्स को जो है वो ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सारा प्रोसेस नज़र आ रहा होगा कि मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट किया जाता है, ठीक है, उसमें से ट्रांसफ़र आरएनए राइबोसोमल आरएनए को नहीं लिया जाता, जस्ट मैसेंजर आरएनए, ठीक है। फिर उसको जो है वो आपके पास वॉश किया जाता है राइबोसोमल और ट्रांसफ़र आरएनए को, और मैसेंजर आरएनए को निकाल के हम उसको जो है वो फिर फर्दर जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। अब मेथड जो है वो मैसेंजर आरएनए को निकालने के भी हमारे पास 3 है, ठीक है। टोटल जो आरएनए होता है, ठीक है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा प्रोसीजर है हमारे पास ओलिगो जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके ज़रिए, ठीक है, मैग्नेटिक बीड्स के ज़रिए उनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अल्टरनेटिव रूट जो है आइसोलेटिंग में से सेल्स को उसके साथ जोड़ के जो है वो निकाला जा सकता है कॉम्प्लेक्स क्रॉस ग्रेडियंट के ज़रिए, ठीक है। और सेकंड स्टेप है कि मैसेंजर आरएनए की इंटेग्रिटी को के ट्रांसलेशन के ज़रिए उसको चेक कर सकते हैं कि वो प्रोटीन्स बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए उसको चेक किया जा सकता है कि वो पॉलीएक्रेमाइड जेल या एग्रोज जेल के ज़रिए कि वो रन होता है उसके ऊपर या नहीं, सेपरेट होता है या नहीं, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो बताते हैं कि मैसेंजर आरएनए ठीक है, डिफेक्ट तो नहीं है उसमें या कोई मसला ना हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो आपके पास क्लोनिंग की जाती है, ठीक है। उसकी फर्दर डिफरेंट जो है वो आपके पास जेल के ऊपर परफॉर्म की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़, ठीक है, उनका एग्रोज जेल के ऊपर, ठीक है। रेकमेंट हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए उसको जो है वो चेक किया जाता है उसके मैसेंजर आरएनए के ज़रिए cDNA लाइब्रेरीज़ के अंदर जैसे हम चेक करते हैं।
तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो मैसेंजर आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं और किस तरह से जो है वो हम एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करते हैं और उससे जो है वो आगे चल के हम किस तरह से cDNA लाइब्रेरीज़ बनाते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।